हटकर देवऋषि नारद निर्विवाद रूप से आदि पत्रकार हैं सृष्टि के, उनकी शैली में, आज के संदर्भों में तो पत्रकार नहीं है, आज जिस पत्रकारिता की जिस परिभाषा को डॉक्टर सेवा सिंह जी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, रविंदर जी पढ़ाते हैं, उस परिभाषा में देवऋषि नारद जर्नलिस्ट नहीं होंगे ऐसा लग सकता है। उस परिभाषा में लग सकता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन में काम करते थे जी, कौन से अखबार का के उप संपादक थे, संपादक थे, किसके न्यूज एडिटर थे, किसके स्टाफ करेस्पॉन्डेंट थे, ये लग सकता है, ये प्रश्न मन में आ सकता है। परंतु सूचनाओं के संचार, सूचनाओं का एकत्रीकरण, उपयोगी जानकारियों का संकलन करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका संचार और संचार करते हुए एक आधारभूत सिद्धांत को हृदय में रख करके चलना। और वो क्या सिद्धांत? किसी भी संचार, किसी भी सूचना, किसी भी मानवीय एक्शन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, समझ में आता है कि वो लोक कल्याण होता है। कुछ भी करेंगे, एक बात कभी कभी कह सकते हैं, किस लिए करना कोई काम जीवन में? आनंद के लिए करना। आनंद नितांत व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत आनंद से भी बड़ी अगर कोई भावना है या भाव है, वो है व्यापक लोक कल्याण। मेरा तो भला मैं कर ही लूंगा, सभी कर लेते हैं, पशु भी करते हैं, लेकिन व्यापक कल्याण या लोक कल्याण, उसको हमने कहा लोक कल्याण के लिए, अधिकतम लोगों के भले के लिए जानकारियों का संकलन करना, संचार करना और पूरी भागदौड़ करके उसको पहुंचाना, ये काम कायदे से देवऋषि नारद ने ही शुरू किया था। उनकी डाल, उनके अंदाज में करता हुआ दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता। देवऋषि नारद को अगर थोड़ा सा जो छवि उनकी आपके मेरे हृदय में बनी हुई है, उसमें और देवऋषि नारद के वास्तविक काम में बड़ा अंतर है। मैं समझता हूं जो मूल विषय है राष्ट्रीय सशक्तिकरण वाला, उस पर 5-7 मिनट अपनी बात कहने से पहले मैं देवऋषि नारद की जयंती है और उनके बहाने हम एकत्रित हुए हैं, तो मैं देवऋषि नारद की जो छवि हृदयों में मेरे आपके बनाई गई ओवर द इयर्स, ओवर द डिकेड्स, खास तौर पर स्वतंत्रता के बाद, और छवि बनाने की जो फैक्ट्री या छवि बनाने का जो इंस्टीट्यूशन, वो कहां है? बॉलीवुड में, मुंबई में। वहां से जो छवि जहन में, हृदय में उभरती है, वो क्या है? नारद अर्थात ऐसे पौराणिक कैरेक्टर, ऐसे चरित्र जो उरे की परन ला दे, यही छवि है ना, यही छवि आती जहन। यहां से खबर ली, यहां से जानकारी ली, क्योंकि उनको तीनों लोकों में जाने की पावर है, शक्ति है, कहीं और पहुंचे, वो जानकारी दे दी। और जानकारी का परिणाम क्या है? मैं सिनेमा की बात कर रहा हूं, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। जो नारद जी का चरित्र हनन किया उन्होंने, उसकी तरफ एक बार आपको ले जाना चाहता हूं। छवि ये है कि अपनी उस यहां से वहां पहुंचने, जाने, चलने फिरने की, मोबिलिटी की जो ताकत है, या सूचना के संकलन, या उसको अपने अंदाज में कह देने की प्रभावी शक्ति जो उनके पास है, उसका उपयोग काय के लिए कर रहे हैं? वो अगर बॉलीवुड वालों की मान लें, राड बढ़ाना खाता है, विवाद के, संवाद के लिए नहीं कर रहे। वो झगड़ा बढ़वा रहे हैं, कहीं अर्जुन कृष्ण को लड़वा रहे हैं, किसी का भी लठ बजवाना हो तो यूं लगता है नारद आ गए, अब ये करा देंगे। ये जो उनकी छवि है, जो सिनेमा ने बनाई, मैं इस छवि पर नारद जी के मूल चरित्र से, व्यक्तित्व से बिल्कुल मैच नहीं करती। आइए इस नारद जयंती पर अभिनंदन का पात्र इसलिए भी है कि विश्व संवाद केंद्र ने देवऋषि नारद, जिनको ब्रह्मांड का, सृष्टि का, संसार का आदि पत्रकार, पहले पत्रकार इस नाते से स्वीकार किया जाता है
उनके बारे में उनको ध्यान करते हुए देवर्षि नारद की जयंती को देश के पत्रकारों के एक वार्षिक उत्सव जैसा बना दिया है। भारत में हम पत्रकारिता से जुड़े हुए कई दिन पहले से मनाते ही हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते थे, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के दुनिया भर के कंसर्न्स पर चर्चा करते थे। वे दिन हैं हमारे, अब भी हम मनाते ही हैं। परंतु विश्व संवाद केंद्र इस बात के लिए अभिनंदन का पात्र है कि विश्व संवाद केंद्र ने पत्रकारिता के पेशे में, पत्रकारिता के कार्य क्षेत्र में एक भारतीय मान बिंदु को तलाशा। भारत की पत्रकारिता की बात हो, भारत में पत्रकारिता की बात हो और भारत के लिए पत्रकारिता करने की जब बात हो, तो भारतीय मान बिंदु के बिना चलोगे तो क्या लगेगा कि कहीं पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। हमें अधिष्ठान भारतीय चाहिए ही होता है, अपना होना चाहिए था। तो ये जो शुरुआत विश्व संवाद केंद्र ने पिछले कई वर्ष पहले की, और अब ये साधारण नहीं, अब ये स्थानीय नहीं, अब ये जिले से लेकर के प्रांत और राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा आयोजन है जिसमें देश भर के उत्तम कार्य करने वाले पत्रकारों को हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिलों में इकट्ठे होते हैं, प्रांत में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी एकत्रित होते हैं और उत्तम काम करने वाले, अपने क्षेत्र में पत्रकारिता के प्रोफेशन में उत्कृष्ट काम करने वाले पत्रकार मित्रों का सम्मान, उनका अभिनंदन इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। तो देवर्षि नारद की जयंती, या यूं कहिए ये हमारा एनुअल फंक्शन है, ये हमारा सालाना महोत्सव है, उसकी भी मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। देवर्षि नारद, किसी को कभी कभी यूं लग सकता है कि ये कल परसों जयंत जी को ध्यान आया होगा, 5-7 साल पहले किसी के ध्यान में आ गया और पत्रकार सृष्टि की चर्चा करनी शुरू कर दी। मॉडर्न संदर्भों में, आधुनिक संदर्भों में, भारतीय संदर्भ में पहला समाचार पत्र, यहां पत्रकारिता के विद्यार्थी भी बैठे, गुरुजन भी बैठे और पत्रकारिता को हर दिन करने वाले, जिनके जीवन में, जिनके दैनंदिन जीवन में, रगों में, सांसों में, सपनों में, गुस्से में, प्रेम में पत्रकारिता ही बहती है, ऐसे लोग भी बैठे हैं। तो भारत का पहला समाचार पत्र हिंदी का उदंत मार्तंड, जब उदंत मार्तंड उगता सूर्य, उसकी शुरुआत होनी थी, श्री गणेश होना था, तो उसको प्रारंभ करने वाले उसके संस्थापक, संपादक, उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया होगा, तलाशना शुरू किया होगा, सोचना शुरू किया होगा, कौन सी तारीख को करूं। कोई दिन तो होना चाहिए जिसके साथ सीधा जुड़ाव भारतीय संदर्भ में हो सकता है, हो। तो उनको भी अपने समाचार पत्र के श्री गणेश करने का, प्रारंभ करने का दिन ढूंढने पे, तलाशने पे नारद जयंती, देवर्षि नारद की जयंती से उत्तम नहीं मिला था। पहला समाचार पत्र हिंदी का उदंत मार्तंड, यह अलग बात है कि वो ज्यादा दिन तक उगा नहीं रह पाया, अंग्रेजों के की जकड़न ने उसको दम घुटकर समाप्त होने के लिए बहुत जल्दी विवश कर दिया। परंतु उदंत मार्तंड, भारतीय पत्रकारिता का वो प्रारंभिक उपक्रम, वो भी कब शुरू हुआ? देवर्षि नारद की जयंती पर। मैं कल थोड़ा सा इस विषय पर जब सुन रहा था तो अच्युतानंद मिश्र जी का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पत्रकारिता के शिक्षक भी उनको जानते हैं, पत्रकारिता में जो लोग रहे हैं वो भी उनको जानते हैं। उन्होंने कहीं एक जगह उल्लेख किया, भारत में मीडिया एजुकेशन, फॉर्मल प्रकार की आज के जैसी मीडिया एजुकेशन, मीडिया एज अ कोर्स, एक पाठ्यक्रम के रूप में पहली बार पढ़ाया जाना ये 40s में शुरू हुआ। और ऐसा माना जाता है कि पहला डिपार्टमेंट हिस्लप कॉलेज नागपुर, अमित जी, वहां पर वो बना। बेसिकली क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है वो। उस क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में ईसाइयों का संस्थान और कॉलेज होते हुए भी जहां पहला पत्रकारिता का औपचारिक विभाग बना, तो मिश्र जी कहीं उल्लेख करते हैं कि उस विभाग में
उनको भी ध्यान था कि भारत में पत्रकारिता की बात करनी है, भारत में पत्रकारिता के प्रतिमान आदर्श की बात करनी है, भारत में पत्रकारिता के आदि पुरुष का जिक्र करना है, टोना है। तो उनको भी कौन मिले? देव ऋषि नारद। उस विभाग में बहुत पुराने समय में देव ऋषि नारद की प्रतिमा लगा करके उनको उनके साथ विभाग का भावनात्मक जुड़ाव इस प्रकार से किया गया। आज जब हम आज की पत्रकारिता की बात करते हैं, आज के बदलते हुए संदर्भों में पत्रकारिता की बात करते हैं और कहां से कहां आज की पत्रकारिता आ गई, उसका जिक्र करना हो दो चार वाक्यों में, तो शुरू मतलब जब मैंने पत्रकारिता के बारे में पहली बार मतलब देसी में रह गया सोच दिया ही होश संभालता है ना आदमी, दुनिया को समझना शुरू करता है। तो जब मुझे अखबार मीडिया शब्द शायद उस समय इस्तेमाल भी नहीं होता था, 90 के दशक में जब मुझे होश आ रहा था, मैं दुनिया को संसार को समझना शुरू कर रहा था, जो मेरे साथी वो भी मेरे साथ साथ जो मेरे हम उम्र लोग हैं वो समझ रहे होंगे, उस दौर में कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के टूल्स, उनकी गति गजब की थी। जींद में चौधरी देवीलाल मान लीजिए एक बड़ी रैली को संबोधित करते थे, और मान लो रैलियां उनके कुनबे को तो बड़ी बड़ी रैलियां करने का अभ्यास रहा है, सब पत्रकार साथी जानते हैं, और सिलसिला तो ज्यादा बेरा होगा, यहाँ की विरासत है वो विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ उनका गृह जिला है सिरसा। तो मान लो कतई दमदार जंबो कतई स्लैंग नुमा भाषा में प्रयोग फिल्टर पाड़न वाली रैली कर दी। खबर कैसे छपते थे? अगले दिन दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून भी मान लो नहीं था उस समय, उससे पुरानी बात कर लेते से, ये 90 तक भी कुछ ऐसा सीन रहा होगा। पहले अगले दिन रैली के केवल खबर मिलती थी, केवल समाचार मिलेगा। फोटो का है भाई, बोले भी पहले फोटो जीन तो चलेगी, दिल्ली जाएगी, डेवलप होगी, फिर वह चंडीगढ़ या दिल्ली जहां उस अखबार का, जिस भी अखबार का मान लो किसी का जिक्र करे, उसके यहाँ जाएगी। अगले दिन के अंक में फोटो, पहले दिन के अंक में केवल खबर। कभी कभी तो दोपहर तक रैली हुई तो मतलब ही नहीं अगले दिन छप जाए। फिर कैसे छुपाते थे? पवन बंसल जी का जिक्र कर दूं मैं, पुराने साथी हमारे रोहतक वाले अमित जी हैं, रोहतक वालों में अमित जी को ध्यान होगा। पवन बंसल जी बताते हैं कि जींद में एक बार एक कोई बहुत बड़ा पूछ कांड है, जैसे अभी पंजाब में जहरीली शराब पी के बहुत सारे लोग मर गए, तो उधर कोई बड़ा कांड हो गया। तो वो बताते हैं कि उसकी खबर जनसत्ता में वो स्टिंगर थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सवेरे के अखबार में तरोताजा खबर छप जाए, आज के अपडेट छप जाएं, तरीका केवल एक था कि खबर इकट्ठी की, और इकट्ठी करने के लिए भी ये विकल्प नहीं था फोन कर लो, सारी आ जाएगी, जुग की त्यों आ जाएगी, कॉपी रेडीमेड आ जाएगी, कॉपी पेस्ट ही करना है, उसके बाद एक बटन दबाना है। डेटा, इंफॉर्मेशन, जानकारी संकलित की, और उसके बाद अगर रिपोर्टर चाहता है कि उसको दूसरे को बीट करना है, कंपटीटर को, तो रास्ता यही था कि पवन बंसल हरियाणा रोडवेज की बस में खबर को जेब में लेके या जहन में लेके चढ़ जाते थे, नरवाना से चंडीगढ़ जाते थे। चंडीगढ़ जाते जाते रास्ते में या तो उस रोडवेज की बस के धक्कों में या कड़ी बस रुक गई, चाय पानी पीने खातर खबर लिख दी, और वहां जाकर वो अखबार के दफ्तर में अपनी हैंड रिटन कॉपी डिलीवर करते थे। अब उसके बाद अगले दिन भी तो खबर करनी है, ऐसा तो नहीं सकता गए साल में डट के रेस्ट हाउस में फोन करवा के। तो वो क्या करते, फिर कहते वेट करते, अखबार छप रहा है जी, अखबार छपेगा रात को 12:30 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी, उसके बाद वो जो, क्योंकि रात को तो बस मिलनी नहीं, लास्ट सर्विस खत्म, तो रात को वो जो 4 व्हीलर में बंडल्स अखबार के आते थे, और वो कनेक्टिंग गाड़ियां होती होंगी, एक कहां से कहां तक गई, उस अगली में फिर चढ़े उतरे, तो एक 4 व्हीलर से दूसरे 4 व्हीलर, दूसरे 4 व्हीलर से तीसरे 4 व्हीलर में सारी रात यात्रा करके पवन बंसल सवेरे अपने हेडक्वार्टर जींद या नरवाना पहुंचते थे, अगले दिन की खबर को